हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जियोग्राफी सब्जेक्ट के सिलेबस और पीवाईक्यूज का ट्रेंड एनालिसिस हम करेंगे। और तो इसमें हमारा मेन फोकस ये रहने वाला है कि जो जियोग्राफी का सिलेबस है वो बेसिकली दो पेपर में डिवाइड है। उसमें पेपर फर्स्ट में 9 यूनिट है और पेपर सेकंड में आपकी टोटल 10 यूनिट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च मेथोडोलॉजी यूनिट है, यानी पेपर फर्स्ट में सेकंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी की है। तो इसमें हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का सबसे पहले सिलेबस का नेचर समझेंगे। सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को हम देखेंगे कि सिलेबस को कैसे डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हम जो 2016 में आपका एपी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो पीवाईक्यूज़ थे, पीवाईक्यूज़ का पैटर्न था वो क्या था, यानी सिलेबस के कौन से सेक्शन से कौन से पार्ट से क्वेश्चन पुटअप किए थे। उसी प्रकार से 2021 में जो एपी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी हम ये देखेंगे कि जो पेपर का जो पैटर्न है वो कितना चेंज हुआ है, यानी जो 2016 के कंपैरिजन में कितना कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और ऐसे कौन से नए टॉपिक थे वहाँ से क्वेश्चन बनाए गए हैं 2021 के लिए। तो ये हमारी जो कंपैरेटिव स्टडी है ये अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है 2024 में 18 मई को होने वाला है हमारा, ठीक है। इसमें ये हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। तो हम रिसर्च मेथोडोलॉजी से शुरू करेंगे। हमारा पार्ट फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 2016 में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन पूछे थे वो डिस्कस करेंगे, उनके जो क्वेश्चन का नेचर है वो समझेंगे। उसी प्रकार से जो पार्ट सेकंड होगा उसमें हम जो 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो क्वेश्चन थे उनके नेचर को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस है एक बार उसके सिलेबस के टॉपिक उनको एक बार अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो पेपर फर्स्ट है उसकी सेकंड यूनिट है, उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी को मेंशन किया गया है। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी का चूँकि हम अभी 2016 के क्वेश्चन को जो पीवाईक्यूज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, तो 2016 में सिलेबस चेंज था, यानी जो 2021 में एपी का एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए सिलेबस चेंज हो गया था वापस। तो कुछ एक ऐसे दो तीन क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो 2016 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन 2021 में सिलेबस चेंज होने की वजह से कल हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2021 वाले पीवाईक्यूज वाले, तो वहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग होती है वो क्वेश्चन 2016 में थे, क्योंकि जो हाइपोथेसिस से रिलेटेड जो टॉपिक था वो 2016 के सिलेबस में था, 21 वाले में उसको हटा दिया था। तो ये सिलेबस है रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूनिट सेकंड का। सबसे पहले शुरुआत की है मीनिंग, टाइप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च की क्या महत्ता है, सिग्निफिकेंस है, उसी प्रकार से रिसर्च कितने प्रकार का होता है, और मीनिंग यानी जो रिसर्च की परिभाषा है वो क्या है, यानी कोई जो विद्वान है रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित उनने कोई डेफिनेशन या स्पेसिफिक ऐसी लाइन बोली हो रिसर्च से संबंधित, तो वैसा भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो मीनिंग का मतलब यही है कि रिसर्च ऐसा तो पूछेगा नहीं कि परिभाषा देके कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, तो कोई कोटेशन दे सकता है किसी पर्टिकुलर जो रिसर्चर है उसका। उसके बाद में नेक्स्ट है रिसर्च अप्रोचेज, जैसे डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रिसर्च, टू टाइप की अप्रोचेज होती है। उसी प्रकार से कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक जो रिसर्च होता है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उनके बारे में आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा है। नेक्स्ट है रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन के बाद में टाइप ऑफ डाटा, यानी रिसर्च में कितने टाइप के डाटा होते हैं और डाटा कलेक्शन के मेथड क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चनरीज होती है और शेड्यूल्स होते हैं, यानी प्रश्नावली और अनुसूची। उसी प्रकार से नेक्स्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च मेथड्स, उसमें आपका बाईवेरिएंट और मल्टीवेरिएंट एनालिसिस मेथड आता है। और नेक्स्ट आपका सैम्पलिंग मेथड आता है, जिसमें सैम्पलिंग फंडामेंटल्स एंड सैम्पलिंग डिज़ाइन के बारे में बोल रहा है। नेक्स्ट है आपका डाटा एनालिसिस, यानी जो आंकड़े होते हैं उनके विश्लेषण के बारे में। और नेक्स्ट आपका इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। और प्लिगरिज्म, रिसर्च एथिक्स और साइटिंग ऑफ रेफरेंस। तो ये जो इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग के बाद में जो टॉपिक है प्लिगरिज्म, रिसर्च एथिक्स और साइटिंग ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन 2000 न तो 2016 में बना था और न ही 2021 में बना है। जैसे फॉर एग्जांपल रिपोर्ट राइटिंग का भी एक फॉर्मेट होता है, जैसे अभी हम पढ़ेंगे कि रिसर्च के स्टेप होते हैं, रिसर्च को
जो स्टेप बाय स्टेप जो 7 स्टेज होती है उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अभी। तो रिपोर्ट राइटिंग है, उसकी भी पर्टिकुलर एक मतलब स्टेप होती है, उनके बारे में क्वेश्चन पुटअप हुआ था। उसी प्रकार से प्लेगरिज्म के बारे में, यानी जो साहित्य चोरी की बात करते हैं, यानी जो यूजीसी की गाइडलाइन है उसमें साहित्य चोरी को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जैसे 10% यदि आप प्लेगरिज्म करते हो, साहित्य चोरी करते हो अपने रिसर्च में, तो वहाँ वो जीरो मानेंगे, यानी वहाँ पे कोई आपको पनिशमेंट नहीं देंगे। लेकिन आप लेवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, इनमें से कोई एक लेवल को क्रॉस करते हो तो उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको अपने रिसर्च में पनिशमेंट मिलेगी, यानी आपको पब्लिकेशन पर रोक लगा देंगे आपके, या आपकी जो पीएचडी जो आप रिसर्च कर रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में, उसको 1 साल के लिए, या जो मतलब जिस लेवल की आप प्लेगरिज्म करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब वहाँ पे बाध्यता होगी आप पे। नेक्स्ट है आपका रिसर्च एथिक्स, यानी जो नैतिकता है अनुसंधान में, उसके बारे में बात कर रहा है। और नेक्स्ट आपका ये साइटिंग ऑफ रेफरेंसेज, यानी छोटा सा टॉपिक है, कुछ ऐसे कोड वर्ड होते हैं जो रिसर्च में यूज होते हैं, उनकी फुल फॉर्म का या उनके मीनिंग के बारे में पूछते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस है। अब जो हाईलाइट किए हुए पोर्शन है यहाँ पे, इन हाईलाइट किए हुए पोर्शन से 2016 में क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम जो क्वेश्चन की जो नेचर है, क्वेश्चन का पैटर्न है, एक बार उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यानी जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो 2016 के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ ये है, हम एंड में डिस्कस करेंगे कि जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है इसका सिलेबस थोड़ा डायनामिक है, यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो हर एक टॉपिक है वो किसी एक बुक में हमें देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो हम जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च मेथोडोलॉजी की 1-2 गाइड है, और उसके बाद में कौन से टॉपिक है जो हमें अलग से इंटरनेट या किसी और सोर्स से हमें करने पड़ेंगे, तो उसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और सिलेबस की क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करें तो 2016 में लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन आए थे। और जो 2021 है उसमें हम कल डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी अराउंड 15 के आसपास क्वेश्चन आए थे। तो सिलेबस का मतलब क्राइटेरिया ये रहता है क्वेश्चन पुटअप होने का कि प्रत्येक यूनिट से 15 से 20 क्वेश्चन, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी से 20 क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, वहीं पे आपकी जो क्लाइमेटोलॉजी है वहाँ से भी आपके 20 क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, जियोग्राफिक थॉट है वहाँ से 20 क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। लेकिन जो दूसरे जो रिमेनिंग जैसे प्रैक्टिकल जियोग्राफी की 3 यूनिट है, तो उन तीनों में 15-15 क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, और रिसर्च मेथोडोलॉजी से भी 15 क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। तो रेशियो आपका यही रहने वाला है, यानी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है 2024 में जो 18 मई को हो रहा है, इसमें भी आपके प्रत्येक यूनिट से 20 से 15, 20-15 इस टाइप के जो क्वेश्चन का रेशियो है वो बैलेंस रहने वाला है, ठीक है। तो 2016 में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन आए थे उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स यील्ड डाटा दैट आर मोस्ट डिफिकल्ट टू बी इंटरप्रेटेड, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण द्वारा प्राप्त पद्धतों की व्याख्या सर्वाधिक कठिन होती है। यानी जो भी आंसर आपको शो होगा वो 2016 की जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर शो होगा, ठीक है। मन से कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि मन से ये बोल दिया ये होगा, ये बोल दिया ये होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर था उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन से उपकरण द्वारा प्राप्त पद्धतों की व्याख्या सर्वाधिक कठिन है, यानी हम कोई भी डाटा यील्ड करते हैं तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी हमें आती है इंटरप्रेट करने में। तो सबसे पहले आपका जो ऑप्शन है वो प्रश्नावली है, दूसरा है निर्धारण मापनी, और तीसरा है समाज मिति, और चौथा है आपका साक्षात्कार। तो इसमें जो ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग आंसर है वो आपका फोर्थ वन है, ठीक है, इंटरव्यू या साक्षात्कार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करें तो यहाँ पे जो डाटा कलेक्शन की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, डाटा कलेक्शन। अब डाटा कलेक्शन में यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी है, एक तो क्वेश्चनरीज है और दूसरा शेड्यूल है। अब यहाँ पे क्वेश्चनरीज का ऑप्शन आ गया, तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चनरीज के बारे में क्वेश्चन पूछ ले, या हो सकता है शेड्यूल के बारे में क्वेश्चन पूछ ले। तो इंटरव्यू है ये भी एक डाटा कलेक्शन का मेथड है, जिसमें लोगों से पर्सनली किसी पर्टिकुलर टॉपिक जो रिसर्च करते हैं उस टॉपिक के बारे में इंडिविजुअल से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इंडिविजुअल से क्वेश्चन पूछते हैं उनमें अनसर्टेनिटी रहती है, यानी वहाँ पे डिफ़िकल्टी यानी सर्वाधिक कठिन होती है उनकी जो रेस्पॉन्स आती है वो वही क्या, और उनको जो रेस्पॉन्स आता है वो पर्टिकुलरली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, यानी रिसर्च के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है।
रिसर्च रेफर्स टू फाइंडिंग समथिंग न्यू, यानी शोध से तात्पर्य कुछ नया खोजने से है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बोल रहा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कॉन्सेप्चुअलाइज ए फाइनल सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्याओं में के अंतिम समाधान का संकल्पन कठिन है। तीसरा ऑप्शन है शोध का लक्ष्य समस्या का स्थायी समाधान खोजना है। चौथा ऑप्शन है आपका शोध का लक्ष्य समस्या का तात्कालिक समाधान खोजना है। ठीक है, तो इसमें आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो फर्स्ट होगा कि रिसर्च रेफर्स टू फाइंडिंग समथिंग न्यू, यानी रिसर्च का जो मीनिंग है वो यही है कि हमें रिसर्च यानी कोई टॉपिक कोई रिसर्चर था जिसने आज से 10 साल पहले कोई टॉपिक के बारे में रिसर्च किया था, उसके बारे में अनुसंधान किया था और उसने कुछ फाइंडिंग निकाली थी, कुछ कंक्लूजन निकाला था। लेकिन 10 साल बाद में क्या हुआ, प्रेजेंट टाइम में उसी टॉपिक के बारे में कुछ इनोवेटिव चीज़ आई। जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिफिक इनोवेटिव चीज़ करें तो इनोवेटिव की बात करें एग्जांपल की, तो आज से 10 साल पहले कोई साइंटिफिक टूल खोजा गया था, कोई टूल खोजा गया था, उसमें प्रेजेंट टाइम में क्या ऐड हुआ, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड हुई है। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है ये क्या है, ये रिसर्च रेफर्स टू फाइंडिंग समथिंग न्यू, जो न्यू थिंग्स है वो रिसर्च में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो रिसर्च में हमेशा हम कोई भी चीज़ जिसके बारे में रिसर्च हो चुका है पास्ट में उसके बारे में वापस रिसर्च करते हैं, अगेन उनको सर्च करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया फाइंडिंग प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो है लिटरेचर रिव्यू से संबंध में कि रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, ये बोल रहा है कि संबंधित साहित्य की समीक्षा, यानी हम जो रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है उसमें रिसर्च के 7 स्टेप होते हैं। ठीक है, रिसर्च के 7 स्टेप होते हैं, तो हमें जो पहली बात तो जो 7 स्टेप होते हैं उनको एकदम सीक्वेंस में हमें ये आगे क्वेश्चन भी आया हुआ है जो स्टेप ऑफ रिसर्च के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो जो स्टेप है 7 स्टेप है रिसर्च के, उनके बारे में हमें डिटेल से उनकी सीक्वेंस और उनकी जो पर्टिकुलर जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल पहली जो स्टेप है वो है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, यानी समस्या का चयन करना। तो समस्या को चयन करने के संबंध में भी बहुत सारी बातें हैं, समस्या चयन करने के संबंध में जो लिटरेचर है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी थ्योरी है, पर्टिकुलर डेफिनेशन है। ठीक है, और बहुत सारी समस्या के प्रकार भी है, समस्या को जो हल करने का तरीका है वो भी है। तो इस टाइप से जो लिटरेचर रिव्यू की बात कर रहा है वो जो रिसर्च जो स्टेप है उसमें अपना जो 4th नंबर जो स्टेप है वो लिटरेचर रिव्यू के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है कि संबंधित साहित्य की समीक्षा शोध समस्या के चयन में सहायक होती है, क्योंकि ये विभिन्न शोध कार्यों में संगतियों की पहचान में सहायक होती है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग कंसिस्टेंसीज अमंग द फाइंडिंग ऑफ वेरियस रिसर्चर्स। दूसरी बात बोली है ये विभिन्न शोध कार्यों में विसंगतियों की पहचान में सहायक है, यानी यहाँ पे तो ये संगतियों की पहचान कर रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पे विसंगतियों की पहचान कर रहा है, तो दोनों बातें सही है। नेक्स्ट आपका तीसरा ऑप्शन है कि ये शोध के अनछुए क्षेत्रों की पहचान में सहायक होती है, यानी जो रिसर्च हुआ था, जैसे फॉर एग्जांपल 10 साल पहले कोई रिसर्च हुआ था किसी टॉपिक पे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ इनोवेशन हुआ है। ठीक है, तो उस इनोवेशन के संबंध में कि भाई हम लिटरेचर रिव्यू कर लेते हैं, पिछले जो 10 साल पहले किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में रिसर्च हुआ था उसकी कौन कौन सी कंक्लूजन है। ठीक है, उसके बाद में जो भी अनछुए क्षेत्र है, जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिफिक इन्वेंट की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कॉन्सेप्ट आया है, तो ये जो साइंस के फील्ड में हर एक जो इनोवेटिव चीज़ है उसमें ये लागू होता है। ठीक है, तो ये अनछुए क्षेत्र की पहचान करने में सहायक है और उसी प्रकार से ये पुनरावृत्ति से बचने में भी सहायक है। पुनरावृत्ति का मतलब हमने अभी पिलग्रिज्म पढ़ा था, साहित्य चोरी के बारे में बात की थी। ठीक है, तो ये जो साहित्य की समीक्षा है वो पिलग्रिज्म को रोकती है, यानी हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में रिसर्च करने जा रहे हैं तो हमें एक बार लिटरेचर रिव्यू करना ज़रूरी है। जो स्टेप है 4th स्टेप है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तो वो करना ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहे हैं हो सकता है कि उस टॉपिक के बारे में, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में किसी और रिसर्चर्स ने वहाँ पे रिसर्च कर लिया हो। ठीक है, तो संबंधित साहित्य की समीक्षा शोध समस्या के चयन में सहायक होती है, तो ये सभी बातें मतलब सहायक सिद्ध होती है। ठीक है, संगतियों को पहचानना, विसंगतियों को पहचानना, जो अनछुए क्षेत्र हैं उनकी पहचान करना और जो पुनरावृत्ति है उससे बचने में भी सहायक होती है। ठीक है, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग रिपीटेशन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ऑल आर द करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ
स्टेप्स ऑफ रिसर्च, यानी सबसे पहले तो जो रिसर्च में स्टेप्स होती है वो 7 टाइप की होती है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सही बात है, सबसे पहली जो स्टेप है वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से संबंधित है। नेक्स्ट आपकी है डाटा एनालिसिस, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगी। जो सेकंड स्टेज है वो है हाइपोथेसिस के संबंध में, ठीक है, तो ये इधर आएगा, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेकंड ऑप्शन हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस आपका थर्ड नंबर पे है, सॉरी सेकंड नंबर पे है हाइपोथेसिस, ठीक है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सैम्पलिंग आ गया, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की कहीं पे बात नहीं हुई है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है हाइपोथेसिस ये करेक्ट है, लेकिन इसके बाद में सेकंड ऑप्शन आ गया आपका डाटा कलेक्शन, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डाटा कलेक्शन सबसे पहले आता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, नेक्स्ट सेकंड आता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना का प्रतिपादन करना, और थर्ड नंबर आता है वो डिज़ाइन ऑफ रिसर्च, ठीक है, रिसर्च को डिज़ाइन करना, और फोर्थ नंबर आता है आपका रिव्यूइंग ऑफ लिटरेचर, ठीक है। डाटा कलेक्शन आपका 5वें नंबर पे आता है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पे सैम्पलिंग कोई स्टेप नहीं है रिसर्च में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थिंकिंग अबाउट सॉल्यूशन, सिलेक्शन ऑफ टूल्स, हाइपोथेसिस, डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस, ये कोई आउट ऑफ बॉक्स से बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद में सेकंड स्टेज है हाइपोथेसिस, फिर है आपका डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस एंड कंक्लूजन। तो आपका जो करेक्ट वन ऑप्शन होगा वो फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। इसमें समस्या चयन करना सबसे पहले, फिर उसके बाद में उसके बारे में परिकल्पना को ड्रॉ करना, उसके बाद में प्रदत्त संकलन करना, प्रदत्त विश्लेषण करना और निष्कर्ष करना, ठीक है। तो अब देखो जो 7 स्टेप है वो कौन कौन से हैं, एक बार यहाँ पे ब्रीफ में देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रॉब्लम का सिलेक्शन करना, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका हाइपोथेसिस फॉर्मेशन का है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका डिज़ाइन के संबंध में रिसर्च के डिज़ाइन ऑफ रिसर्च, ठीक है, डिज़ाइन ऑफ रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा साहित्य पुनरावलोकन, ठीक है। डिज़ाइन जो फोर्थ नंबर आपका स्टेप हो जाएगा वो हो जाएगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर को रिव्यू करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा डाटा कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिक्स्थ नंबर हो जाएगा एनालिसिस ऑफ डाटा, ठीक है, डाटा को एनालिसिस करो। नेक्स्ट आपका 7th नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कंक्लूजन का, ठीक है। तो ये आपकी 7 स्टेज है, ठीक है, इसी के सीक्वेंस में आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम में जो एग्ज़ाम हो वो उल्टा पूछ ले कि भाई जो डिसेंडिंग ऑर्डर है सीक्वेंस का वो पूछ सकता है, इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो PYQ है, ये है कि इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम द रिसर्चर शुड डिसाइड, यानी समस्या चयन में शोधकर्ता को निर्णित करना चाहिए। यानी एक रिसर्चर है, एक XYZ एक पर्सन है, वो क्या करता है, कोई प्रॉब्लम समस्या का चयन करता है, ठीक है, तो वो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है द टाइटल एंड द वेरिएबल्स, दूसरा ऑप्शन है द ऑब्जेक्टिव, तीसरा ऑप्शन है वेरिएबल टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव, और फोर्थ वन है टाइटल। तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, क्योंकि तीनों चीज़ें रिपीट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 2 दे रखी है, यहाँ पे 1 दे रखी है, यहाँ पे तीनों दे रखी है, और यहाँ पे 1 दे रखी है, तो आपका करेक्ट वन हो जाएगा यहाँ पे थर्ड वन, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा कि इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम द रिसर्चर शुड डिसाइड द वेरिएबल टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ये तीनों चीज़ें यानी चर, शीर्षक और उद्देश्य, ये तीनों चीज़ें उनको उसको डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी इज़ नॉन एज। अब सैम्पलिंग के संबंध में हमने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे सैम्पलिंग फंडामेंटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सैम्पलिंग से संबंधित है। सैम्पलिंग बेसिकली 2 टाइप की होती है सैम्पलिंग, एक होती है प्रोबेबिलिटी और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है प्रोबेबिलिटी इज़ नॉन एज डिलिबरेट सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। तो इसमें आपका जो करेक्ट वन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इज़ नॉन एज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज़ नॉन एज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एस्पेक्ट इज़ नॉट रिलेटेड विथ सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, यानी कौन सा पक्ष है जो शोध के महत्व से संबंधित नहीं है, ठीक है। रिसर्च इनकलकेट साइंटिफिक थिंकिंग, यानी ये वैज्ञानिक सोच को विकसित करता है। दूसरा है आपका कि सॉल्यूशन सजेस्टेड इन रिसर्च आर यूनिवर्सल, ठीक है। तो ये थोड़ा स्टेटमेंट एक पक्षपात टाइप का हो जाता है कि शोध में सुझाए गए
सुझाव है वो सार्वभौमिक होते हैं। शोध तार्किक सोच में वृद्धि करता है, यानी जो लॉजिकल थिंकिंग है उसमें ग्रोथ होती है, ठीक है। रिसर्च प्रमोट्स द हैबिट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, यानी तार्किक सोच में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है आपका स्पेशल एंड टेम्पोरल एस्पेक्ट्स आर बायस ऑफ जियोग्राफिकल रिसर्च, यानी भौगोलिक शोध का आधार स्थानिक और समय अनुसार है, ठीक है। तो ये टॉपिक ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो इसका जो आंसर होगा वो ये पूछ रहा है कि विच एस्पेक्ट इज नॉट रिलेटेड विथ द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, यानी तो ये ऑप्शन सेकंड नंबर ऑप्शन है वो सिग्निफिकेंस नहीं है, रिसर्च की महत्ता नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशंस सजेस्टेड इन रिसर्च आर यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्च, यानी ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण शोध की गुणवत्ता का नहीं है, ठीक है। रिसर्च की गुड क्वालिटी ऑफ रिसर्च नहीं है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक मेथड्स ऑफ डाटा एनालिसिस शुड बी एप्रोप्रिएट, बेस्ट ऑन प्री कंसीव्ड आइडियाज़, ठीक है। और फोर्थ वन है लॉजिकल, यानी ये बोल रहा है कि क्रमबद्धता आंकड़ों का विश्लेषण उचित विधियों द्वारा होना चाहिए, यानी जो लक्षण है शोध के लक्षण है उसकी गुणवत्ता नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो क्रमबद्धता है यानी सीक्वेंस होती है, सिस्टमेटिक वे में रिसर्च होता है। फिर बोल रहा है कि आंकड़ों का विश्लेषण उचित विधियों द्वारा होता है, यानी जो मेथड्स होते हैं वो अप्रोप्रिएट होते हैं रिसर्च में, ये बात भी सही है। नेक्स्ट है आपका पूर्व अनुमानित विचारों पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। और फोर्थ वन है लॉजिकल यानी तार्किक। अब जो थर्ड ऑप्शन है ना ये इसका करेक्ट आंसर है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि पूर्व अनुमानित विचारों पर, यदि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो और आपने जो आइडियल रिसर्च का टाइम पीरियड होता है वो 5 साल का होता है और मिनिमम 3 साल का, मैक्सिमम 8 साल का होता है। अब आपने 2 साल जम के रिसर्च किया किसी टॉपिक के बारे में और तीसरे साल क्या किया कि तीसरे साल 2 साल रिसर्च कंप्लीट होने के बाद में तीसरे साल के लिए आपने रिसर्च के लिए कुछ माइंड में सोच रखा है कि मैं तीसरे साल का एंड जो टाइम आएगा रिसर्च पब्लिश के टाइम का, उस समय में कोई XYZ चीज़ है वो पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। तो आपने तीसरे साल मेहनत नहीं की है, आपने क्या किया, पूर्व अनुमानित विचारों के आधार पर आपने रिसर्च को पब्लिश कर दिया। तो ये यहाँ पे एक नेगेटिव चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक वे होता है और जो अप्रोप्रिएट मेथड्स होते हैं वो यूज होते हैं और लॉजिकल होता है, लेकिन पूर्व अनुमानित विचारों पर आधारित आपकी जो शोध है वो नहीं होनी चाहिए, इसका लक्षण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच इज़ नॉट ए मेथड ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यानी कौन सी विधि परिकल्पनाओं के परीक्षण का नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट है, ये भी होता है, ठीक है। सर्कुलर विधि, स्टूडेंट्स टी टेस्ट ये होता है और आपका पैरामेट्रिक टेस्ट यानी प्राचालिक टेस्ट भी होता है, ठीक है। लेकिन आपका जो वर्ताकार विधि है, वर्ताकार विधि सर्कुलर टेस्ट है, ये नहीं होता है, ठीक है। तो काई स्क्वायर टेस्ट होता है, स्टूडेंट्स टी टेस्ट होता है और पैरामेट्रिक टेस्ट होता है हाइपोथेसिस में, ठीक है। एक वो एनोवा भी होता है, लेकिन आपका ये वर्ताकार विधि टाइप का कोई भी टेस्ट नहीं होता है यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है विच टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज डन, which type of sampling is done if a population from which a sample drawn does not constitute a homogeneous group, यानी यदि किसी जनसंख्या समूह में एक रूपता नहीं है तो किस प्रकार का प्रतिचयन सैम्पलिंग की जाएगी। तो इसमें आपका सिस्टमेटिक होगा नहीं, ठीक है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि व्हेन द सैंपल हैज़ बीन सेलेक्टेड विथ एन इक्वल इंटरवल, यानी एक से लेके 20 तक आपने कोई नंबर ड्रॉ किए हैं और प्रत्येक तीसरे इंटरवल से आप कोई जो नंबर है वो मतलब सैंपल है वो कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सिस्टमेटिक हो जाएगा। रैंडम सैम्पलिंग होगा नहीं, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड और एरिया, अब एरिया होमोजेनिटी हो सकती है एरिया में, ठीक है। अब पॉपुलेशन है कोई मान ले कि XYZ एरिया है, वहाँ पे पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन में होमोजेनिटी होती है जनरली, ठीक है। तो जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है ना, वहाँ पे ये बोल रहा है कि यदि किसी जनसंख्या समूह में एक रूपता नहीं है तो किस प्रकार का सैम्पलिंग की जाएगी, तो आपका स्तरित सैम्पलिंग की जाएगी यानी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की जाएगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्केल, यानी कौन सा मापन का एक प्रकार नहीं है, यानी जो मेजरमेंट ऑफ स्केल है वो कौन सी नहीं है इन चारों में से। पहला ऑप्शन है सिंपल स्केल, दूसरा नॉमिनल, तीसरा ऑर्डिनल और फोर्थ वन है रेशियो स्केल। अब इसमें मेजरमेंट ऑफ स्केल 4 टाइप की होती है। फर्स्ट वन आपकी नॉमिनल हो जाती है, दूसरी आपकी ऑर्डिनल हो जाती है, ठीक है। तीसरी आपकी इंटरवल होती है, ठीक है, इंटरवल स्केल होती है
और फोर्थ वन आपकी रेशियो स्केल होती है। लेकिन आपकी जो सिंपल स्केल होती है ना, ये मेजरमेंट की नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। और नेक्स्ट आपका रिपोर्ट राइटिंग से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। इन रिपोर्ट राइटिंग सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हेड्स यूजिंग कोड गिवन बिलो, यानी जो हम प्रतिवेदन लिखते हैं उसमें जो शीर्षक होते हैं उनका सीक्वेंस जो नीचे दिए गए कोड है उनसे हमें सीक्वेंस जमाना है, ठीक है। तो अब सबसे पहला सीक्वेंस क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे सबसे पहले, यानी उद्देश्य आएगा सबसे पहले 1 नंबर पे। 2 नंबर पे आएगा आपका डाटा कलेक्शन, यानी आंकड़ों का संकलन, यानी डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ 2 नंबर पे आ जाएगी आपकी। तीसरे नंबर पे आएगी कार्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, यानी मानचित्रीकरण, तो ये आपकी 3 नंबर पे आ जाएगी। और फोर्थ वन आ जाएगा आपका कंक्लूजन, ठीक है। तो कंक्लूजन निष्कर्ष एंड में ड्रॉ होता है, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट वन जो ऑप्शन होगा वो 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कौन सी एक अनुसंधान समस्या की विशेषता नहीं है। यानी हम जो रिसर्च प्रॉब्लम की बात करते हैं जो रिसर्च स्टेप में आपके फर्स्ट नंबर पे आती है, तो यहाँ पे पूछा है कि विच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे कि रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, यानी एक रिसर्च प्रॉब्लम होती है उसका कैरेक्टरिस्टिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि चरों के बीच में संबंध होता है। जो भी वेरिएबल्स होते हैं, चाहे 3-4 वेरिएबल हो, उन 4-5 वेरिएबल्स के बीच में आपस में संबंध होता है कहीं ना कहीं। रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी इन क्वेश्चन फॉर्म, यानी जो भी रिसर्च प्रॉब्लम होगी वो हमेशा क्वेश्चन फॉर्म में रहेगी। ये एक थोड़ा अच्छा पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है, वापस रिपीट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ मॉरल जजमेंट, और फोर्थ वन है आपका टेस्ट एबिलिटी, ठीक है, टेस्ट एबिलिटी। तो फोर्थ वन भी आपका करेक्ट है, यानी जो मौलिक निर्णय की पालना है ना, ये आपके रिसर्च प्रॉब्लम का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बाकी तीनों है। रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी इन क्वेश्चन फॉर्म एंड टेस्ट एबिलिटी, ठीक है। तो ये आपके तीनों करेक्ट है, और जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीज्ड एम्फेसाइज, यानी इंक्रीज्ड एम्फेसाइज ऑन प्रैक्टिकल एक्शन रिलेटेड टू रिसर्च, यानी निम्न में से शोध संबंधित व्यवहारिक संक्रिय के बढ़ते बल का कौन सा सही क्रम है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन समझ में तो नहीं आया नेचर, ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि सबसे पहले आपका जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर सेकंड होगा, प्योर अप्लाइड पॉलिसी एंड एक्शन, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है, 2016 में ये क्वेश्चन आया है, 2021 में ये आया नहीं है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि 2024 में हमें एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो एज इट इज़ इसको अपने मतलब माइंड में बिठा लेना। एक तो इसको इंक्रीज्ड एम्फेसाइज पूछे तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, प्योर अप्लाइड पॉलिसी एंड एक्शन। यदि आपको डिक्रीज में पूछे तो एक्शन, पॉलिसी, अप्लाइड और प्योर, ये वापस उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी थोड़ी ध्यान रखनी जरूरी है, ठीक है। तो ये इस टाइप से 2016 में जो भी PYQs थे ये हमने आज के जो पार्ट फर्स्ट है इसमें डिस्कस किया है। अब हम पार्ट सेकंड में जो 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था रिसर्च मेथोडोलॉजी का, ठीक है, मतलब पेपर फर्स्ट में रिसर्च मेथोडोलॉजी से 2021 में जो क्वेश्चन पुटअप हुए हैं उनको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अब बात आती है इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट की, ठीक है। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बुक है आपकी डॉक्टर सुरेश चंद्र बंसल सर की है, ठीक है। बंसल सर की पुस्तक है रिसर्च मेथोडोलॉजी जियोग्राफी नाम से। तो उसमें क्या है कि कुछ एक टॉपिक दे नहीं रखे हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल साइटिंग ऑफ रेफरेंस दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन वो 3-4 एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से जो सीक्वेंस होती है रिसर्च मेथोडोलॉजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट उसमें मतलब क्लियर नहीं है, ठीक है, आधे अधूरे टॉपिक है। उसी प्रकार से जो रिसर्च मेथोडोलॉजी की पुस्तक है कोटा ओपन की, ठीक है, कोटा ओपन की जो PDF है उसमें भी पूरे टॉपिक हमें मिलेंगे नहीं रिसर्च मेथोडोलॉजी के। तो बंसल सर की और कोटा ओपन की जो रिसर्च मेथोडोलॉजी की पुस्तक है दोनों नहीं पढ़नी है, या तो बंसल सर की पढ़ लीजिए या फिर आप जो कोटा ओपन की रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसको पढ़ लीजिए। और जो टॉपिक आपको उनमें नहीं मिला, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लेगरिज्म का है तो थोड़ा डिटेल में है, जो UGC ने कुछ नॉर्म्स डिसाइड किए हैं, जैसे प्लेगरिज्म ये जो साहित्य चोरी है उसमें 3-4 लेवल डिसाइड कर दिए हैं, ठीक है, 10% का, 30% का, 60% का। तो 10% चोरी करेंगे तो कुछ नहीं होगा, 0 लेवल होगा। 30% से ज़्यादा करेंगे तो ये लेवल फास्ट को क्रॉस कर जाएगा। तो एग्ज़ाम में इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि साहित्य चोरी के लेवल प्रथम में किस प्रकार की पनिशमेंट दी जाती है, या लेवल फास्ट कितने परसेंट से अधिक
यदि कॉपी करें तो लेवल फर्स्ट क्रॉस होगा, लेवल सेकंड क्रॉस होगा, तो ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी प्रकार से रिसर्च एथिक्स है वो थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मतलब थ्योरेटिकल टॉपिक है, ऐसा कोई फैक्चुअल चीज़ें नहीं है इसमें। साइटिंग ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ये साइटिंग ऑफ रेफरेंस का फंडा ये है कि यदि यूजीसी नेट का आपने एग्ज़ाम दिया है, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन की है, तो यूजीसी नेट के जो पीवाईक्यूज है उन पीवाईक्यूज में लगभग 8 से 10 साइटिंग ऑफ रेफरेंसेस का जो नाम है वो आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। तो वो जो सीक्वेंस है वो एक जो शॉर्ट नोट्स बनेंगे, ठीक है, वो टेलीग्राम चैनल पे शॉर्ट नोट्स बना के वो हम डाल देंगे, ठीक है। तो साइटिंग ऑफ रेफरेंस जो शैली होती है, ठीक है, वो है एपीए स्टाइल हो गया, एमएलए स्टाइल हो गया, ठीक है, शिकागो शैली हो गई, ठीक है। उसी प्रकार से जो इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, जो वर्ड्स है इंटरप्रिटेशन के जो कोड वर्ड आते हैं और उनकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, उनका यूज पूछ लेते हैं, तो ये जो प्लेगरिज्म है, उसी प्रकार से साइटिंग ऑफ रेफरेंसेस है, उसी प्रकार से इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, और जो रिपोर्ट राइटिंग है और मल्टीवेरिएंट एनालिसिस और बाईवेरिएंट एनालिसिस है। इस प्रकार के जो टॉपिक है इनके जो शॉर्ट नोट्स बनेंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है। जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट होगा उसमें 2021 में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन थे उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, और फिर हम कंपैरेटिवली देखेंगे कि 2016 में और 2021 में कौन से ऐसे टॉपिक थे जहाँ से क्वेश्चन मोस्टली रिपीट हुए हैं, और 2021 में कौन से टॉपिक से नए क्वेश्चन बने हैं, कौन सा ऐसा नया टॉपिक था उससे क्वेश्चन और अलग बने हैं जो मतलब रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है, जो क्राइटेरिया है वो रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हम सेकंड सेशन में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अपना जो वैल्यूबल फीडबैक है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।